दुनिया कभी कभी इतनी अनरियल लगती है कि दिमाग सीधे डिनायल मोड में चला जाता है। और वहीं सिंहासन कक्ष में डीमन किंग दर्द से चिल्लाता पड़ा है, क्योंकि वह आखिरी पल तक मानने को तैयार ही नहीं था कि हीरो उसे यहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसी सेकंड उसे अपनी ह्यूमिलिएटिंग और पेनफुल हार की कड़वी सच्चाई निगलनी पड़ती है। उसकी शान वाली ब्लैक फ्लेम्स तो हीरोज को छू भी नहीं पाई और वह शॉक में सोचता रह गया कि हीरो की ब्लेड उसकी स्केल्स को कैसे पियर्स कर गई और उसके सीने में डिग हो गई। डीमन किंग की समझ से बाहर था कि भला यह सब उसके साथ कैसे हो सकता है। उसकी यादों में तो वह सबसे सुपीरियर था, डीमन किंग एकेडमी का टॉप स्टूडेंट, जिसने द डीमन किंग स्टैंडर्ड नाम की किताब को लिटरली कवर टू कवर पढ़कर अपने जीवन का नियम बना लिया था। स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने टावर बनाया, मशहूर प्रिंसेसेस को किडनैप किया और जो हीरोज उन्हें बचाने आते थे उन्हें वह जानबूझकर ग्रो होने देता था, क्योंकि एक डीमन किंग के लिए ह्यूमंस का रेज और सॉरो ही उसका अल्टीमेट फीस्ट होता है और उन्हें जल्दी खत्म करना प्योर लॉस। स्टैंडर्ड साफ लिखता था कि हीरो को फैटन अप करो तभी मील परफेक्ट बनता है। वह इस किताब को किसी धर्म की तरह फॉलो करता आया था और दुनिया पर राज करना उसके लिए बस टाइम की बात थी। उसने अनगिनत बीइंग्स का रेज और सॉरो अब्सॉर्ब किया, यहाँ तक कि हीरोज का भी, और इसी से वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली डीमन किंग बना। पर फिर भी आज वही जमीन पर गिरा पड़ा है, डिफीटेड, शैटर्ड, टोटली ह्यूमिलिएटेड। ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी। हीरो उसे ट्रैश बोलकर ताना मारता है कि सारे डीमन सेम ही होते हैं, खुद सेटअप करते हैं और फिर रिजल्ट देखकर शॉक हो जाते हैं। डीमन किंग गुस्से से पूछता है कि ये हीरो आखिर क्या नॉनसेंस बोल रहा है। तभी वॉरियर हंसकर बताता है कि डीमंस हमेशा सबसे फेमस प्रिंसेस को ही किडनैप करते हैं ताकि ह्यूमन साफ साफ समझ जाएं कि टारगेट कौन है। हीरो कहता है कि अगर वह डीमन किंग होता तो सीधा ह्यूमन किंग को उठा लेता। किंग गायब, पूरा किंगडम केओस में, और ह्यूमंस की पूरी रेज एक दूसरे पर, डीमन पर नहीं। डीमन किंग उसी पल रियलाइज करता है कि अगर वह ह्यूमन किंग को उठाता तो ह्यूमंस आपस में लड़ते रहते और उसकी तरफ उनका गुस्सा मुड़ता ही नहीं। लेकिन ऐसा करना स्टैंडर्ड के खिलाफ था और उसके हिसाब से वह तभी ट्रू डीमन किंग बन सकता था जब वह किताब के नियमों पर 100% टिका रहे। हीरो मॉक करते हुए उसे ये भी थैंक करता है कि जब वे टावर नहीं जाते थे तब डीमन किंग ने मॉन्स्टर्स भेजकर उन्हें ट्रेन होने में मदद कर दी, और टावर पहुंचते ही तो मजा और बढ़ जाता था, क्योंकि पहला फ्लोर हमेशा वीक क्रीचर्स से भरा होता है जो उनके स्किल्स के हिसाब से परफेक्ट लेवलिंग जोन बनता है। डीमन किंग सोचता रह गया कि उसने हीरो को रास्ते में मरने नहीं दिया क्योंकि उसे उससे और एनर्जी हार्वेस्ट करनी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यही स्टैंडर्ड सिखाता था, और वह इस किताब का सबसे लॉयल फॉलोअर बना रहा। और फिर वह पल दोबारा आंखों के सामने चमकता है। हीरो फुल फोर्स से उसकी तरफ चार्ज करता है और डीमन किंग के चेहरे पर शॉक, फियर, रेज, सब कुछ एक साथ फट पड़ता है, क्योंकि अब फाइनली उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी है। हीरो ठंडे कॉन्फिडेंस में रिवील करता है कि जब भी टावर पुराना पड़ जाता है वे लोग सिंपली डीमन किंग को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि नया वाला स्पॉन हो जाए, और ये पूरी जगह बेसिकली हीरोज के लिए बनाया गया एक हंटिंग ग्राउंड है। वह अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वे अग्री करते हैं, और बाकी हीरोज हंसते हुए हाँ बोलते हैं। डीमन किंग को स्पॉन्सर कहकर थैंक्स करते हैं कि उसने उन्हें लेवल अप करवाया और टावर को एक टॉप टियर ट्रेनिंग स्पॉट और लूट जोन में बदल दिया। जमीन पर गिरा पड़ा डीमन किंग शॉक में पड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि क्या उसकी टावर सिर्फ उनका जिम थी। हीरो मानता है कि डीमन किंग स्ट्रांग था और बहुत से हीरोज रास्ते में मारे भी गए, लेकिन उसी ने उसे और फेमस बनाया। वॉरियर गुड बाय बोलता है और फाइनल स्ट्राइक करने को स्वॉर्ड उठाता है। डीमन किंग फ्यूरियस हो जाता है। एक मामूली हीरो की हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे ह्यूमिलिएट करने की। जैसे जैसे उसकी लाइफ स्लिप होती है वह सोचता है कि डीमन किंग स्टैंडर्ड आखिर काम किसके आया। वह हार मानना नहीं चाहता और अपनी आखिरी ताकत समेटकर अपनी असली आइडेंटिटी बताने की कोशिश करता है। गुस्से की आखिरी चीख में वह अपनी बची हुई सारी एनर्जी रिलीज करते हुए चिल्लाता है कि वही डीमन किंग है। धीरे धीरे उसकी विजन डार्क होने लगती है, एनर्जी फेड होती जाती है और डिफीट पूरी तरह तय हो जाती है। वह ऊपर देखता है तो उसके चेहरे पर पेन और प्योर हेट्रेड साथ साथ उभरते हैं, अपनी कड़वी किस्मत को चाहता न होते हुए भी एक्सेप्ट करते हुए। उसकी फेडिंग नजरों में हीरोज खड़े हैं जिन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। चेतना टूटती है और उसकी नजरें थ्रोन रूम की टूट फूट से भरी सीलिंग पर अटक जाती हैं। पूरा फर्श हाल ही की लड़ाई के आफ्टरमैथ से पटा पड़ा है।
अपनी आखिरी ताकत में डीमन किंग हीरोज को कर्स करता है कि वे इस इंसल्ट की कीमत जरूर चुकाएंगे। उसकी आंख में हीरो की रिफ्लेक्शन दिखती है और उसकी अंदरूनी आवाज रिवेंज की कसम खाती है। जीत का स्वाद चखता वॉरियर अपने गिरे हुए दुश्मन को देख रहा होता है कि तभी एक हीरो पास आकर कहता है कि सिर मत छूना, हॉर्न्स उसके हैं। जैसे ही वह हॉर्न्स पकड़ने जाता है, डीमन किंग के शरीर से वियर्ड पर्पल एनर्जी लावा की तरह निकलने लगती है। वह अपनी आखिरी बूंद जिंदगी सैक्रिफाइस करके एक फाइनल डेस्परेट अटैक अनलीश करता है। हीरो डरकर कहता है कि क्या ये वही चीज है जो वह सोच रहा है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो पर्पल एनर्जी ब्लास्ट डीमन किंग के पूरे शरीर को निगल जाती है और हॉर्न्स छीनने वाला वॉरियर सीधा एक्सप्लोजन में फंसकर एगनी में चीख उठता है। एनर्जी पूरे थ्रोन रूम में फैलकर सभी हीरोज को हिट कर देती है और डीमन किंग का कर्स उन्हें एक ही सेकंड में फ्लेमिंग स्केलेटन्स में बदल देता है। अपनी आखिरी सांसों में डीमन किंग रियलाइज करता है कि स्टैंडर्ड पूरा गलत था, उन्हें फूल बनाने के लिए बनाया गया था। उसकी कॉन्शियसनेस टूटती हुई रिग्रेट से भर जाती है कि उसने पूरी जिंदगी उस बुक को वर्शिप कर दी। मरते वक्त वह एक और चांस की तमन्ना करता है, रिवेंज लेने का, उस कर्स्ड चीज को खत्म करने का। पर्पल एनर्जी टावर के ऊपर एक्सप्लोड होती है और उसकी आखिरी कड़वी इच्छा गूंजती है कि ऑर्किस जाकर उस स्टैंडर्ड को चबा डालें। अचानक वह जोर से चिल्लाए गए नाम बर्ड डीएस पर झटके से जागता है। सांस तेज, दिल फुल स्पीड और दिमाग पूरी तरह ग्लिच में। वह खुद को किसी यंग बॉडी में किसी फेमिलियर जगह पर खड़ा पाता है, लेकिन समझ नहीं आता कि ये क्या वियर्ड सा सीन चल रहा है। भीड़ के बीच खड़ा वह खुद से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, और उसके ठंडे पसीने और फास्ट हार्ट बीट उसे बताते हैं कि वह किसी तरह फिर जिंदा है। तभी एक तेज आवाज उसे बर्डस कहकर स्टेज पर हरी करने को बोलती है। स्टेज की तरफ चलते हुए वह अभी भी इस पूरी बिजार वाली सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा और उसी पल उसे ऐसा लगता है कि ये क्या वही चीज है जो वह सोच रहा है। अकेडमी का डीन उसे घूर कर पूछता है कि ग्रेजुएशन डे पर इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों खड़ा है, और फिर उसे रेड बैज थमाता है जो डीमन किंग एकेडमी पूरी करने वालों को दिया जाता है। उसी सेकंड्स में उसके दिमाग में लाइट बल्ब ऑन हो जाता है। बर्ज फाइनली समझ जाता है कि वह करीब 15 साल पहले वापस आ चुका है अपने ग्रेजुएशन डे पर। उसे नहीं पता क्यों वह पास्ट में आया, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखकर उसकी सारी सेंसेस शार्प हो जाती हैं। फिर क्लास वैलेडिक्टोरियन बर्डस को न्यू डीमन किंग्स की ओथ पढ़ने के लिए बुलाया जाता है और सबके सामने वह डीमन किंग स्टैंडर्ड की प्रोजेक्शन और उसके 6 रूल्स के सामने खड़ा होता है। बर पहली बार उसे प्योर हेट्रेड और कंटेम्प्ट के साथ घूरता है। उसे याद आता है कि उसने कैसे हर सिलेबल को रटकर अपनी पूरी लाइफ उस बुक को डेडिकेट कर दी थी, और वही गार्बेज उसे उसकी मौत तक ले गई और हीरोज का टॉय बनाकर छोड़ दिया। बाकी ग्रेजुएट्स को देखते हुए उसे घिन्न होती है कि क्या उसे दोबारा यह नॉनसेंस पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बुरी बात यह कि उसे सबके सामने उन रूल्स को फॉलो करने की ओथ लेनी है। टीचर्स और डीन उस पर प्राउड से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर बर्ज अपने ह्यूमिलिएशन को याद करके दांत किटकिटाता है। फिर अनाउंसर उसका नाम पुकारता है और उससे ग्रेट डीमन किंग स्टैंडर्ड रिसाइड करने को कहता है। बर के होंठों पर एक ट्विस्टेड प्योर हेट्रेड वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह अपना जवाब देने वाला है। सबकी आंखों के सामने मेन कैरेक्टर सीधा रिफ्यूजल कर देता है। पूरी एकेडमी शॉक में फ्रीज हो जाती है। उसके क्लासमेट्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं कि ये आदमी आखिर कर क्या रहा है। वह चिल्लाता है कि वह इतनी स्टूपिड ओथ कभी नहीं ले सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड को फॉलो करना दुनिया की सबसे इडियोटिक चीज है। उसकी आंखों में खौलते गुस्से के साथ वह सबको सुनाता है कि डीमन किंग स्टैंडर्ड असल में पूरी तरह ट्रैश है। उसकी डिक्लेरेशन से पूरा हॉल हिल जाता है। एक प्रोफेसर इतना शॉक्ड हो जाता है कि उसके ग्लासेस खुद ब खुद क्रैक हो जाते हैं। डीन का तो गुस्सा और डिसबिलीफ दोनों स्काई हाई हो जाते हैं। बर्ड्स की चीख टेंशन से भरे ग्रैंड एकेडमी हॉल में गूंजती है, और उसी पल एकेडमी का सबसे बड़ा ऑरेटर सीधा इस सेंचुरी का सबसे बड़ा लूनेटिक घोषित हो जाता है। एक दमदार इंटिमिडेटिंग शख्स गुस्से में अपनी हथेली जोर से पटकता है। उसकी रेज इतनी इंटेंस है कि हवा तक कांप जाती है। आर्च ड्यूक आर्केन ब्लेरेथ गरज कर कहता है कि बर्ड्स ने डीमन किंग स्टैंडर्ड को इंसल्ट करके सीधा मौत को इनवाइट किया है, और उस क्राइम पर उसे एग्जीक्यूशन तक मिल सकती है। लेकिन फिर भी आर्च ड्यूक ब्लेरेथ उसे एक आखिरी चांस देता है कि वह अपनी बात वापस लेकर माफी मांगे, वरना उसकी पोस्टिंग उसे आर्यन भेजकर खत्म कर दी जाएगी। भीड़ में फुसफुसाहट उठती है। एरियन
वो कर्स्ड डायमेंशन है जहां डीमन किंग्स लिटरली एक्सपायर होते हैं, मतलब सीधा डेथ सेंटेंस। सब सोचते हैं कि एक क्रिमिनल को एक्स्ट्रा चांस क्यों दिया जा रहा है, सिंपल अपॉलॉजी काफी नहीं है। आर्च ड्यूक सबको याद दिलाता है कि एरियन सबसे भयानक डोमेन है जहां अनगिनत डीमन किंग्स अपनी जिंदगी हार चुके हैं, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट बर्स सीधा उसकी आंखों में देखकर बोल देता है कि उसे वहीं भेजो। वह एरियन जाएगा और प्रूव करेगा कि डीमन किंग स्टैंडर्ड पूरी तरह गार्बेज है। आर्च ड्यूक उसे होपलेस कॉज कहकर मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और उसे एरियन में एग्जाइल कर देता है। ऊपर से यह भी अनाउंस करता है कि बर्स को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा और उसके साथ कोई डीमन नहीं जाएगा। वह अकेले एग्जाइल किया गया है और जब तक मिशन पूरा ना हो डीमन रेल्म में लौटने की इजाजत भी नहीं। गिरते हुए बर्स सोचता है कि उसने जो केओस क्रिएट किया उसके बाद उसे यही उम्मीद थी और अब उसे उसी एरियन भेजा जा रहा है जहां वे हीरोज रहते हैं जिन्होंने पहले उसे हराया था। उसे याद आता है कि रिग्रेशन से पहले उसने खुद एरियन चुना था क्योंकि उसे लगता था स्ट्रॉन्गेस्ट वही जाते हैं, लेकिन वही एरोगेंस उसकी मौत बनी क्योंकि हीरोज डीमन किंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तभी स्नो कवर्ड माउंटेन के ऊपर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और बर्स डीमन विंग्स फैलाते हुए नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की अर्जेस्ट माउंटेन्स में क्रैश लैंड करता है। जमीन पर उतरते ही उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन ब्लेज कर उठती है। वह कसम खाता है कि वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा और अब वह खुद उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेगा। उसने तय कर लिया है, इस बार वह हीरोज के स्टैंडर्ड्स को ही एक्सप्लॉइट करेगा। उसी समय कहीं और एक लॉन्ग हेयर वाला एलिगेंट आदमी कामली शेव कर रहा है। फिर वह अपनी ड्रेस शर्ट बटन अप करता है जैसे किसी खास मौके की तैयारी कर रहा हो। यह इंसान है गॉर्डन डेरेक, उस साल की डीमन एकेडमी का टॉप ग्रेजुएट। वह सोचता है कि जहां डीमन किंग एकेडमी रूलर्स तैयार करती है, वहीं डीमन एकेडमी उन डीमंस को ट्रेन करती है जो उनकी सेवा करेंगे। और सब उसे कंग्रेचुलेट करते हैं कि उसे लॉर्ड बर्स को सर्व करने का मौका मिल रहा है। गॉर्डन मुस्कुराकर कहता है कि वहां से निकला हर डीमन किंग ग्रेट होता है, लेकिन उसकी सिनिस्टर स्माइल बताती है कि लॉर्ड बर्स उनसे भी ऊपर है। वह मानता है कि बर्स डिमोनिक ड्रैगन लिनिएज का प्योर प्रोडिजी है और उसके साथ ग्रेजुएट होना खुद में ब्लेसिंग है। गॉर्डन का यकीन है कि लॉर्ड बर्स के साथ मिलकर वे किसी भी डायमेंशन पर कॉन्कर कर सकते हैं। गॉर्डन पूरी कॉन्फिडेंस में सोच रहा होता है कि वह भी डीमन रेल्म की हिस्ट्री के ग्लोरियस पेजेस में अपना नाम लिखवा देगा, लेकिन अचानक हॉल में बर्स की आवाज गूंजती है, एकदम साफ और बोल्ड, कि गॉर्डन जो भी सोच रहा है वो सब गलत है। गॉर्डन और बाकी स्टूडेंट्स शॉक में फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई ऐसा बोलने की हिम्मत करेगा। मेन कैरेक्टर फिर फुल वॉल्यूम में चिल्लाता है कि डीमन किंग स्टैंडर्ड्स पूरी तरह ट्रैश हैं और लोग अपने होश खो देते हैं। गॉर्डन इतना स्टन्ड होता है कि उसके ग्लासेस लिटरली क्रैक हो जाते हैं और वह पैनिक में चला जाता है। कट बैक टू प्रेजेंट। गॉर्डन अर्जेस्ट माउंटेन्स के डीप रीजन में खड़ा है, वही नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट वाली जगह जहां बर्ड्स को एग्जाइल किया गया था। ऑर्डर साफ था कि कोई डीमन उसे अकंपनी नहीं करेगा, लेकिन गॉर्डन फिर भी अपने किंग की सेवा करने वहां आ ही गया। वह खुद सोच रहा है कि आखिर बर्ड्स यहाँ कैसे है जबकि रूल्स ने उसे अकेला भेजा था। वह मुड़ता है और देखता है कि एमसी कैल्म कॉम्पोज्ड और सुपर डिटरमिनेड एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ आ रहा है। बस उसे चिल्ड वाइब में ग्रीट करता है और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ा देता है, जो गॉर्डन के लिए और भी शॉक है। गॉर्डन घबराकर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और बर्ड्स बिल्कुल डम एक्ट करते हुए कहता है, किया क्या? ग्लासेस वाला बंदा हाइपर वेंटिलेट करते हुए चिल्लाता है कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स को इंसल्ट किया है और अब वह एरियन में पेरिश हो जाएंगे। बर्ड्स उसे शांत होने को बोलता है ताकि वह अपने बाल न नोचे, लेकिन गॉर्डन फ्रीक आउट होकर चिल्लाता है कि बाल नहीं, सिचुएशन प्रॉब्लम है। एमसी खुद सोचता है कि क्या गॉर्डन हमेशा इतना पैनिक प्रोन था, जबकि पहले वह सुपर कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड हुआ करता था। गॉर्डन डीप ब्रेथ लेता है, खुद को कंट्रोल करता है और फाइनली कहता है कि मुश्किल है लेकिन वे साथ में सक्सीड करेंगे। उसकी मोटिवेशन वापस आ चुकी है। बर्स समझ जाता है कि सिचुएशन बदलने से बिहेवियर भी बदल गया है। वह सोचना शुरू करता है कि क्या उसे गॉर्डन को रिग्रेशन वाली सच्चाई बता दे, लेकिन फिर छोड़ देता है क्योंकि गॉर्डन ऑब्वियस सोचता कि वह पागल हो गया है। थोड़ी देर बाद गॉर्डन बर्फ में बैठा हाँफ रहा होता है, कंफ्यूजन, पैनिक और इमोशनल मेल्टडाउन के बाद। फिर वह माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अपना ड्यूटी पूरी तरह निभाएगा। एमसी बस शांत एक्सप्रेशन में कहता है, ठीक है।
स्टैंडर्ड का पहला रूल कहता है कि डीमन किंग को अपना टावर ऐसी जगह बनाना चाहिए जो एक्सेसिबल हो, लेकिन गॉर्डन वार्निंग देता है कि यह जगह बेहद डेंजरस है और चारों तरफ माउंटेन्स हैं जहां से ह्यूमंस का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एमसी उसकी बात पूरी तरह इग्नोर करते हुए फुल अथॉरिटी में बोलता है कि वह टावर यहीं बनाएगा। फिर वह स्नो में टावर सीड प्लांट करता है, सिसमस सी, जिसके ग्रो होने के लिए डीमन किंग ब्लड जरूरी होता है। ग्लासेस वाला बंदा हॉरर में चिल्लाता है कि बर्स स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जा रहा है और अपनी डीमन किंग प्राइड ट्रैश में फेंक रहा है। एमसी अपने साथी की घृणा को समझता है, क्योंकि किसी भी डेमन के लिए इतनी गहरी जमी हुई आस्था को नकारना आसान नहीं होता, और वह सोचता है कि इंसान तभी ऐसी चीज छोड़ पाता है जब उसके साथ सचमुच कुछ एक्सट्रीम हो, जैसे मर जाना, जो उसके साथ हो चुका है। इसी सोच के साथ वह अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींचता है कि उसकी उंगलियों से खून बहने लगता है। फिर वह गॉर्डन से सीधा कहता है कि ये स्टैंडर्ड्स पूरी तरह ट्रैश हैं, खासकर एरियन में, और उसी खून की बूंदें वह सीड पर गिरा देता है। चश्मे वाला डेमन अपने राजा के शब्द और एटीट्यूड देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। तभी एमसी के खून की एनर्जी पूरे बर्फीले पहाड़ों में फैलने लगती है। टावर का सीड खूंखार लाल चमक के साथ जल उठता है और तुरंत ही जमीन फाड़कर तेजी से बढ़ने लगता है। लाल एनर्जी की वेव फैलती है और बर्स अपने फैसले की वजह बताना शुरू करता है। वह बताता है कि एरियन हीरोज से भरा पड़ा है, हर तरफ, हर कोने में, और उसी पल उसके दिमाग में अपने पिछले जीवन में उसे हराने वाले हीरोज की यादें चमक कर लौट आती हैं। तभी टावर सिस्टम बोल उठता है, यूजर आइडेंटिफाइड बरदास ऑफ द ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन ट्राइब। पहचान पूरी होते ही टावर पूरी ताकत से जमीन चीरकर ऊपर उठने लगता है। बर्स समझाता है कि यहाँ आने वाले डीमन किंग इसलिए मारे गए क्योंकि ह्यूमंस ने एक हिडन मैकेनिज्म खोज लिया और उसी का इस्तेमाल स्टैंडर्ड्स को उनके खिलाफ मोड़ने में कर लिया। इस जमीन पर ये स्टैंडर्ड्स काम ही नहीं करते, इन्हें हीरोज स्टैंडर्ड्स कहना चाहिए। जिसे सुनकर गॉर्डन और भी कंफ्यूज हो जाता है। उनके सामने बर्फ और पहाड़ों के बीच एक डरावना विशाल टावर खड़ा हो जाता है और गॉर्डन हैरानी से ऊपर देखता रह जाता है कि उसके राजा ने सच में फॉरबिडन जगह पर टावर समन कर दिया। एमसी बिना हिचके टावर की एंट्री की तरफ बढ़ जाता है और साथी को आने को कहता है। दोनों पहले फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ा और बिल्कुल खाली हॉल होता है। गॉर्डन बोल उठता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है और बर्स कहता है कि बिना प्रिविलेज वाले किंग के लिए यही सही टावर है। वे 5वें फ्लोर तक डीमन किंग चेंबर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर फ्लोर बिल्कुल खाली है। चश्मे वाला डेमन कहता है कि अब जब टावर बन गया है तो कम से कम सेकंड रूल तो फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स का दूसरा रूल कहता है कि डीमन किंग को किसी हाई बॉर्न प्रिंस या प्रिंसेस को किडनैप करना चाहिए। गॉर्डन अपने राजा से सलाह देने की अनुमति मांगता है और एमसी उसे अनुमति दे देता है। वह सुझाव देता है कि कोरजान की प्रिंसेस को किडनैप करना चाहिए ताकि किंगडम की रेज को एब्जॉर्ब करके वह जल्दी ग्रो कर सके। उसे पूरा भरोसा था कि एमसी इसे मना कर देगा, लेकिन बर्स बिना किसी ड्रामा के उसे मान लेता है, जिससे गॉर्डन लिटरली शॉक में जम जाता है। एमसी कहता है कि उसके दिमाग में पहले से ही एक प्रिंसेस है और वह गॉर्डन को आदेश देता है कि वह टावर की रक्षा करे जबकि वह खुद निकल रहा है। यह सुनकर चश्मे वाला डेमन राहत की सांस लेता है और सोचता है कि उसका राजा बस ग्रेजुएशन के प्रेशर में था। फिर वह पूछता है कि बर्स आखिर किस प्रिंसेस को टावर में लाने की सोच रहा है। तभी एमसी दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़ता है और पूरी सीरियसनेस के साथ अपनी बोल्ड प्लान रिवील करने की तैयारी करता है। वह महाद्वीप के सबसे दूर बसे हुए नेशन हिल्ड्रिन किंगडम जा रहा है। इसी के साथ सीन कट होकर एक शानदार रोशनी से भरे कमरे की बालकनी पर पहुंचता है, जहां शांत सितारों से भरी रात चमक रही है। अचानक बर्स खिड़की के बाहर उड़ते हुए दिखाई देता है और उसके सामने खड़ी होती है एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली प्रिंसेस। वह बताता है कि इतनी सारी प्रिंसेसेस में उसकी टारगेट है 13वीं प्रिंसेस, वही जिसकी प्रेजेंस सबसे कम है। गंभीर नजर से वह लड़की को बताता है कि वह उसे आज रात अपने साथ ले जाने आया है। प्रिंसेस उसे शांत और जिज्ञासु नजरों से देखती है, बिल्कुल भी डर की झलक नहीं। मासूम और मुलायम आवाज में वह पूछती है कि वह है कौन और यहाँ क्या कर रहा है। बर्स सीधा अपना परिचय देता है कि वह डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है, लेकिन प्रिंसेस अचानक मुस्कुराती है और ऐसी बात पूछती है जिससे एमसी लिटरली कंफ्यूज हो जाता है। वह पूछती है कि क्या वह सच में उसे संभाल सकता है। बर्स कुछ नहीं समझ पाता, उसे यह सवाल अजीब लगता है और वह सोचता है कि कहीं वह उसके साथ मजाक तो नहीं कर रही, क्योंकि वह एक डीमन किंग है। तभी प्रिंसेस अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि वह उसके साथ चलने के लिए तैयार है। यह सुनकर बर्स पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है।
वह उसकी कामनेस को बेहद अजीब पाता है और पूछता है कि वह आखिर प्लान क्या कर रही है, लेकिन लड़की कहती है कि उसे तो पहले से ये उम्मीद थी। एमसी उसे चेतावनी देता है कि उससे ट्रिक करने की कोशिश न करे, क्योंकि वह डेस्परेट है और किसी चाल में फंसने वाला नहीं है। प्रिंसेस कहती है कि वह कुछ भी प्लान नहीं कर रही, क्योंकि ट्रैप लगाने का कोई भी तरीका नहीं था। जब उसे पता ही नहीं था कि बर्स आने वाला है, बर्स मानता है कि उसकी बात सॉलिड है, पर फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट बना रहता है। प्रिंसेस दोबारा हाथ बढ़ाकर पूछती है कि क्या वे जा सकते हैं, और इससे एमसी की सस्पिशन और बढ़ जाती है। अगर हम देखते हैं कि बर्स उसे साथ लेकर उड़ते हुए अपने बर्फीले फोर्ट्रेस यानी बर्स टावर की तरफ जा रहा है। टावर के गेट पर गॉर्डन उसे देखकर राहत महसूस करता है कि उसका राजा सही सलामत लौट आया। बर्स आदेश देता है कि प्रिंसेस को चौथे फ्लोर पर रखा जाए, प्रिजन में नहीं, जिससे गॉर्डन चौंक जाता है। लेकिन वह समझ भी जाता है कि उसके राजा ने सही फैसला लिया, क्योंकि प्रिंसेस ने कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं किया। गॉर्डन कहता है कि उसके पास अपने राजा को बताने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, और एमसी तुरंत क्यूरियस हो जाता है कि वह क्या है। उधर चौथे फ्लोर के ठंडे और खाली हॉल में अकेली छोड़ी गई प्रिंसेस सोचती है कि यहाँ न तकिए हैं, न कंबल, न मेड्स, कुछ भी नहीं, जैसे उसके पुराने रॉयल रूम में होता था। उसे अपने किंगडम के खूबसूरत गार्डन्स याद आते हैं और वह महसूस करती है कि यह जगह बिल्कुल उसके घर जैसी नहीं है। फिर भी उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरती है और वह सोचती है कि इतना भी बुरा नहीं है। इसी बीच थ्रोन रूम में बर्स को बीस टावर की तरफ से आए एक इनविटेशन के बारे में बताया जाता है और उसका इंटरेस्ट तुरंत जाग उठता है। गॉर्डन कंफर्म करता है कि यह नए डीमन किंग के लिए वेलकम पार्टी है, लेकिन बर्स तुरंत सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि डीमन किंग्स अक्सर प्राउड होते हैं, पर एरियन में एक अनप्रेसिडेंटेड फैक्टर की वजह से साथ काम करते हैं। बर्स पहले उन्हें इग्नोर करता था क्योंकि वह सोचता था कि वे वीक हैं, पर अब डिसाइड करता है कि थोड़ी इंटरैक्शन कर ली जाए। सीन कट होकर बीस टावर में पहुंचता है, जो जंगल के बीचों बीच एंशिएंट और इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है अंडर ड्रैक्सन। बीस्ट डीमन किंग अपने थ्रोन पर बैठा मीट का टुकड़ा मुंह में डालकर इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है कि बर्स नया डीमन किंग है क्या, और सुना है उसने ट्रेडिशन का मजाक उड़ाया। एमसी शांत होकर पूछता है कि क्या वह फाइट करने आया है, और कहता है बस बता दो जो चाहिए। जायंट बीस्ट हंसता है और कहता है कि आर्च ड्यूक आर्केन ने उसे बर्स को संभालने के लिए भेजा है। बर्स उसे नॉइजी ओल्ड वैम्पायर कहता है और सोचता है कि उसे आयरन भेजना ही काफी नहीं था। ड्रैक्सन गाय की ऑडेसिटी पर फ्यूरियस हो जाता है और कहता है इतनी गट्स कैसे निकाली। बीस्ट डीमन किंग मीट का टुकड़ा फ्लोर पर इतना फोर्स से फेंकता है कि गाय इंटिमिडेट हो जाए। फिर बर्स को मीट चाटने का ऑर्डर देता है और कहता है अगर उसने किया तो उसकी इम्प्यूडेंस फॉरगिव करेगा। एमसी पूछता है क्या ड्रैक्सन नहीं जानता कि वह क्यों आया है, और बताता है कि क्योंकि उसने ऑर्थोडॉक्सी का मॉक किया। एक मॉकिंग स्माइल के साथ बर्स रिवील करता है कि ऑर्थोडॉक्सी के अनुसार डीमन किंग्स एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन गाय पूरा रूल इग्नोर करता है और बीस्ट किंग के चिन पर एक पावरफुल किक लगाता है। ब्लो से जायंट क्रीचर दूर जाकर गिरता है और साउंड एको करता है। कोल्ड और डिटरमाइंड लुक के साथ बर्स पूछता है क्या ड्रैक्सन सच में सोचता था कि वह रूल फॉलो करेगा। जायंट क्रीचर महसूस करता है कि गाय में इतनी पावरफुल ऑरा है और सोचता है ये एनर्जी कहां से आ रही है। ड्रैक्सन रिट्रीट करता है और कहता है कि आर्केन ने देखा कि उसने प्रिंसेस किडनैप किया या नहीं और थ्रेटन करता है। बर्स उसे इंटरप्ट करता है और रिवील करता है कि उसने ऑलरेडी प्रिंसेस किडनैप कर लिया है, जिससे क्रीचर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। फिर बर्स टर्न्स करके लीव करता है और कहता है कि जो प्रिंसेस उसने किडनैप की है वह उसकी टेस्ट और लाइकिंग की है। सीन कट होकर वापस बर्स टावर में स्नो माउंटेन्स दिखता है, जहां सब शांत लगता है। गॉर्डन कंग्रेचुलेट करता है कि उसने डीमन किंग की मैजेस्टी दिखा दी, और बर्स कहता है ये कुछ भी नहीं था। एमसी गॉर्डन को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस की कंडीशन चेक करे और कहता है कि उसे सीखना है कैसे यूज करना है। प्रिंसेस के रूम की विंडो अपने आप ड्राई और क्रीपी साउंड के साथ क्लोज हो जाती है। उसी समय बर्स अपने थ्रोन पर बैठता है और सोचता है कि अगर बाकी डीमन किंग्स ड्रैक्सन की तरह एक्ट करेंगे तो चीजें मुश्किल होंगी। उसे रियलाइज होता है कि ऑर्थोडॉक्सी का मॉक करने के कॉन्सिक्वेंसेस उससे भी ज्यादा सिवियर हैं जितना उसने सोचा था, पर फिर भी अगर दूसरा चांस मिले तो भी वही चॉइस करेगा, क्योंकि वह ट्रैश को मानने से बेटर मरना पसंद करता है। गाय डिसाइड करता है कि वह अपनी फाउंडेशन स्क्रैच से रीबिल्ड करेगा और अपनी पास्ट लाइफ की सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा। अपनी एनर्जी पॉइंट्स चेक करता है और शॉक्ड हो जाता है कि उसके पास 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। एमसी सोचता है इतनी ज्यादा पॉइंट्स कैसे हैं,
क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड था कि बहुत कम होंगे। तभी अचानक उसे 20 टावर से वीडियो रिकॉर्डिंग रिसीव होती है और क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है। ड्रैक्सन बर्स को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि भले ही पहली मुलाकात थोड़ी खराब रही, वह वेटरन के नाते उसे कुछ देना चाहता है। बीस्ट किंग कहता है कि आर्यन में जो उसने अचीव किया वह आसान नहीं था और वह इम्प्रेस्ड है। बर्स तुरंत महसूस करता है कि मैसेज में कुछ गड़बड़ है और ड्रैक्सन का एटीट्यूड सस्पिशियस है। तभी अचानक गॉर्डन दौड़ते हुए आता है और कहता है कि उनके पास 4th फ्लोर पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टावर का 4था फ्लोर जो पहले खाली था अब लश वेजिटेशन और बटरफ्लाईज से भर गया है। कलरफुल फ्लावर्स ग्राउंड से स्प्राउट हो रहे हैं और बटरफ्लाईज फ्रीली उड़ रहे हैं। मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड सीनरी क्रिएट हो रही है। बर्स इस ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर पूरी तरह शॉक और स्पीचलेस है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि टावर का 4th फ्लोर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है। प्रिंसेस उसे ग्रीट करती है और वह समझता है कि उसने मैजिक टावर के अंदर पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। एमसी सोचता है कि केवल वही जो 4 एलिमेंट्स में मास्टर है ऐसा कर सकता है और रियलाइज करता है कि कॉन्टिनेंट पर केवल एक ही ऐसा इंसान है और वह 13th प्रिंसेस नहीं है। यंग वुमन कंफर्म करती है उसकी सस्पिशन और कहती है कि जैसे उसने सोचा था, उसने उसे उसकी सिस्टर अलीना समझ लिया। कोल्ड स्वेट और रेसिंग हार्ट के साथ बर्स अब उसकी ट्रू आइडेंटिटी समझने लगता है। वह इंट्रोड्यूस करती है कि वह एर्नॉन हिल्ड्रिन है, किंगडम ऑफ हिल्ड्रिन की फर्स्ट प्रिंसेस, जिससे वह शॉक हो जाता है। न्यूज जल्दी ही किंगडम में फैल जाती है। किंग फ्यूरियस हो जाता है और स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज और पूरी आर्मी को समन करता है उसे रेस्क्यू करने के लिए। वह स्वेयर करता है कि फूलिश डीमन किंग को खत्म करेगा और अपनी प्रेशियस प्रिंसेस वापस लाएगा। मिस्चीवस स्माइल के साथ अनन एक्सप्लेन करती है कि इसीलिए उसने पूछा था क्या वह उसे हैंडल कर सकता है। बस सोचता है कि उसने उसकी माना डिटेक्ट क्यों नहीं की, जबकि उसने जीनियस एलिमेंटल मेज के बारे में सुना था। प्रिंसेस रिवील करती है कि वह अपने माना को रॉयल फैमिली हेयरलूम वाले रिंग से हाइड कर सकती है। वह पूछती है क्या वह उसे वापस भेजना चाहता है और एमसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाता है। वह सोचता है कि अगर उसे वापस भेजा तो रिडिक्यूल होगा और डीमोनिक एनर्जी कलेक्ट करना मुश्किल होगा। इस सोच के साथ बर्स डिसाइड करता है कि वह इस प्लान को पूरा करेगा, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। अचानक सिस्टम डिटेक्ट करता है कि उसके ऊपर रेज की वेव आ रही है और उसके पॉइंट्स 19,000 से ऊपर चले जाते हैं। बर्स कहता है कुछ नहीं बदला और वह अभी भी उसकी हॉस्टेज है, जिससे प्रिंसेस सरप्राइज्ड और थॉटफुल हो जाती है। सीन कट होकर किंगडम ऑफ हिल्ड्रिन में दिखता है, जहां केओस और फ्यूरी पूरे पैलेस में फैल चुकी है। किंग ऑर्डर करता है कि फूलिश डीमन किंग को खत्म करो और उसकी प्रेशियस प्रिंसेस वापस लाओ। एक काउंसलर किंग को काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता कौन सा डीमन किंग ये किया। किंग और फ्यूरियस हो जाता है और स्क्रीम करता है कि प्रिंसेस किडनैप्ड हुई और वे कुछ नहीं कर रहे। तभी अचानक एक आदमी एंटर करता है और कहता है कि फर्स्ट प्रिंसेस के किडनैपिंग में कुछ स्ट्रेंज है। वह रिवील करता है कि लस्ट का डीमन किंग हाल ही में एक प्रिंस को किडनैप करने के लिए डिफीट हुआ था। काउंसलर शॉक और थॉटफुल हो जाते हैं इस रेवलेशन और फैक्ट्स की स्ट्रेंज कोइंसिडेंस पर। किंग अपने थ्रोन का आर्म इतना टाइट स्क्वीज करता है कि उसकी सारी रेज और फ्रस्ट्रेशन बाहर दिखे। हेट्रेड से भरी नजरों से वह डिड्यूस करता है कि यह जरूर एरियन में नया डीमन किंग आया या सदर है। एक सोल्जर रिपोर्ट करता है कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन मैजिक के ट्रेसेस नॉर्थ में पाए हैं। किंग यह जानकर सरप्राइज और फ्यूरियस हो जाता है कि मैजिक की डेस्टिनेशन अर्जेस्ट माउंटेन्स है। बर्स का टावर स्नोई माउंटेन्स के बीच इम्पोज करता हुआ राइज करता है और हीरोज के अराइवल का इंतजार करता है। गॉर्डन वॉर्न करता है कि हिल्डरिन आर्मी जल्दी आएगी और पूछता है कि क्या वह सब हैंडल कर सकता है। कॉन्फिडेंट स्माइल और कनिंग लुक के साथ एमसी अपने प्लान को रिवील करने की तैयारी करता है। कहता है कि कोई बात नहीं, किंगडम ऑफ हिल्डरिन टावर तक नहीं पहुंच पाएगी। वह एक्सप्लेन करता है कि टावर एक्सट्रीम नॉर्थ में है और किंगडम एक्सट्रीम साउथ में। बर्स कंटिन्यू करता है कि रास्ते में आने वाले नेशंस अपने आर्मी के लिए पैसेज ओपन नहीं करेंगे। फिर उन्हें मजबूर होकर हीरोज गिल्ड हायर करना पड़ेगा प्रिंसेस को रेस्क्यू करने के लिए। बिना किसी विकल्प के हिल्डरिन का किंग हीरोज गिल्ड से कांटेक्ट ऑर्डर करता है। हीरोज गिल्ड में हर कोई प्रिंसेस की किडनैपिंग पर बात करता है और सोचता है कि यह कौन कर सकता है। वे अर्जेस्ट जाने से इनकार करते हैं क्योंकि जगह मॉन्स्टर से भरी है और वे अपनी लाइफ रिस्क नहीं करना चाहते। बर्स एक्सप्लेन करता है कि गिल्ड मूव नहीं करेगा क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और रिस्क नहीं लेना। गॉर्डन सरप्राइज होता है और सोचता है कि उसका किंग सब कुछ कंसिडर करता है और दूसरों की तरह रूल्स फॉलो नहीं करता।
उसे लगता है कि बर्स आर्यन को बहुत वेल जानता है, जैसे पहले वहां गया हो, जो उसे इंट्रीगर करता है। हिल्ड्रन का किंग फ्यूरियस हो जाता है जब पता चलता है कि कोई हीरो जॉब एक्सेप्ट नहीं करता और उन्हें कर्स करता है। एक काउंसलर एक्सप्लेन करता है कि आर्यन के हीरोज ऑनर से ज्यादा प्रॉफिट्स केयर करते हैं। बोरस जानता है कि ग्रुप बनाने में टाइम लगेगा और उनके टावर पहुंचने में और भी ज्यादा। वह अपने पॉइंट्स चेक करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसकी एनर्जी आर्मी ऑफ हीरोज को हैंडल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एमसी अपने पास्ट लाइफ में हीरोज का सामना करते हुए जो फियर महसूस किया था उसे याद करता है और जानता है कि वे कितने स्ट्रांग हैं। एक प्लान के साथ वह गॉर्डन को ड्रैक्सन से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वह डिमोनिक एनर्जी बेच देगा। डीमन ग्लासेस वाला शॉक्ड और डिस्पेयर में स्क्रीम करता है अपने किंग की अब्सर्ड आइडिया सुनकर। एक्सप्लेन करता है कि डिमोनिक एनर्जी ड्रीम्स की करेंसी है और इसे यूज करके स्पीसीज लिमिट्स ट्रांसेंड की जा सकती हैं। बर्स जानता है कि वह अपनी एनर्जी से हीरोज को रोक नहीं सकता, लेकिन ह्यूमन मनी के साथ कुछ कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है होल्टन फोर्ट्रेस सिटी की ओर, जो अर्जेस्ट माउंटेन्स के पास है और जहां लाइफ नॉर्मल चल रही है। बर्स डिस्गाइज में सिटी पहुंचता है और दो गार्ड्स अप्रोच करते हैं जो उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं। वह इंट्रोड्यूस करता है कि वह मर्सनरी है, लेकिन गार्ड सस्पिशियस हो जाते हैं क्योंकि वह अकेले माउंटेन्स की ओर जा रहा है। एमसी एक गोल्ड कॉइन टॉस करता है गार्ड्स को, जैसे कोई ब्राइड, और कन्विंस करता है उन्हें कि वह उसे पास करने दें। पैसेज क्लियर्ड होते ही वह सिटी में एंटर होता है और सोचता है कि उसे एक गाइड चाहिए जो उसकी सीक्रेट प्लान्स में हेल्प करे। वह बिजी स्ट्रीट से चलता है गाइड खोजने के लिए। मर्सनरी गिल्ड हेडक्वार्टर्स में एक आदमी कंप्लेन करता है कि जगह अच्छी है और वह लीव नहीं करना चाहता। कहता है सोल्जर्स मॉन्स्टर्स का ध्यान रखते हैं और वे सिर्फ बैटल लूट ग्रैब करते हैं। एक कंपेनियन पूछता है क्या उसने नया डीमन किंग माउंटेन्स में नहीं सुना। एक और मर्सनरी कहता है कि उसने हिल्डरिन की प्रिंसेस को किडनैप्ड किया है, लेकिन कैप्टन बिलीव नहीं करता। तीसरा आदमी रिवील करता है कि हीरोज गिल्ड ने डेस्टिनेशन जानने के बाद जॉब रिफ्यूज कर दी। कैप्टन सोचता है कि यह ट्रिक है और गिल्ड हीरोज की ग्रीड पर लाफ करता है। अचानक बर्स अपीयर होता है कैप्टन के पीछे और कहता है कि उसने सिचुएशन समझ लिया। कैप्टन फ्राइट में फ्लोर पर गिरता है और पूछता है कि वह कौन है। सब स्ट्रेंजर को देखते हैं। सिनिस्टर स्माइल के साथ बर कहता है कि वे अच्छी जानकारी रखते हैं और परफेक्ट गाइड्स हैं उसके लिए। मर्सनरीज अनॉयड होते हैं और अटैक करते हैं। कहते हैं वह कोई भी तरीका अपनाए वह अलाइव नहीं छोड़ेगा। एमसी आसानी से अटैक्स डॉज करता है और पावरफुल पंचेस से उन्हें 1 by 1 डिफीट करता है। इम्प्रेसिव स्पीड और स्ट्रेंथ से फाइट कंटिन्यू करता है। सब शॉक्ड हैं। एक जायंट आदमी क्लब से अटैक करता है, लेकिन बर एक हाथ से ब्लो रोक देता है। फिर क्लब तोड़कर एक पावरफुल पंच उसके फेस में डिलीवर करता है और नॉकआउट कर देता है। मेलिशियस स्माइल और ग्लोइंग आईज के साथ एमसी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ और पावर शो करता है। मर्सनरीज टेरिफाइड होकर रिट्रीट करते हैं। अपर फ्लोर के आर्चर एरोस शूट करते हैं, लेकिन बर एफर्टलेसली डॉज करता है। फिर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से टेबल फेंककर उन्हें इंस्टेंट डिफीट करता है। बाहर सब शॉक्ड हैं और उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं, जबकि बर्ज उन्हें बीटिंग देता है। बाहर एक मेज कमेंट करता है कि ये फिर फाइट कर रहे हैं और सोचता है क्या इन्हें फटीग नहीं होता। गिल्ड फ्लोर डिफीटेड। बॉडी जज से कवर है। बर्स अप्रोच करता है फॉलन कैप्टन के पास और इंटरोगेट करता है। पूछता है ह्यूमन मार्केट का लोकेशन। एक्सचेंज में उसके लाइफ के लिए सीन चेंज होता है एक लग्जरी और इम्पोजिंग मंशन की ओर। सराउंड बाय ट्रीज और स्कॉल गेट। बर्स और उसका मर्सनरी गाइड डिस्गाइज में ह्यूमन मार्केट एंट्रेंस की ओर वॉक करते हैं। गाइड एक केज दिखाता है फुल ऑफ मेन और पूछता है क्या वे एमसी की लाइकिंग के हैं। बर्स पूछता है क्या कुछ रेयर नहीं है और गाइड को बैग ऑफ गोल्ड टॉस करता है पेमेंट के रूप में। ग्रीडी स्माइल के साथ गाइड उसे अंदर ले जाता है और कहता है उसके पास एग्जैक्टली वही है जो वह चाहता है। एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमंस डिजायर मनी और डीमंस डिजायर डिमोनिक एनर्जी। डिफरेंस कोई नहीं है। वे स्टोन स्टेयरकेस डिसेंड करते हैं मार्केट के सीक्रेट एरिया की ओर। गाइड उसे स्पेशल सेक्शन में ले जाता है जहां प्लेस के रेयरेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल लोग रखे जाते हैं। टावर में वापस बर्स गॉर्डन को समझाता है कि ह्यूमन मनी से वह लोगों को बाय कर सकता है और उसने प्लान बनाया है एक एल्फ को खरीदने का जो अपनी इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता है, ताकि उसे हीरो के खिलाफ स्पाई के रूप में यूज किया जा सके। एमसी बिलीव करता है कि एल्फ को स्पाई के रूप में यूज करना हीरोज में केओस क्रिएट करेगा और एडवांटेज देगा
वहीं हिल्ड्रिन किंगडम में हीरो हेलन कार्गल किंग के सामने प्रेजेंट होता है और रेस्क्यू मिशन एक्सेप्ट करता है। वह स्वेयर करता है कि प्रिंसेस को रेस्क्यू करेगा और डीमन किंग का सिर जस्टिस के नाम पर लाएगा। डिटर्मिन्ड लुक और फर्वर से हीरो अपनी डेंजरस जर्नी के लिए तैयार होता है। बर्स प्लान करता है एल्फ को स्पाई बनाने का, ताकि हीरोज कंफ्यूज हो और उसकी योजना और इफेक्टिव और अनएक्सपेक्टेड बने। ह्यूमन मार्केट में एमसी कहता है कि वह एक एल्फ खरीदना चाहता है और उसके गाइड को पेमेंट देगा। बर्स पूछता है, अगर गाइड ऑब्जेक्ट करता है और मैन डरते हुए डिनाई करता है पेमेंट लेते हुए। एमसी कहता है कि वह एल्फ के साथ अकेला रहना चाहता है, कंफर्म करने के लिए कुछ। गाइड वरीड होता है, लेकिन बर्स कहता है फाइन है और अगर कुछ हुआ तो गाइड मिस्टेक का पेमेंट देगा। इरिटेट हो जाता है गाइड। एमसी केज के पास जाता है जहां एल्फ चेंड है और सीरियस लुक से सीन ऑब्जर्व करता है। नोबल एल्फ को स्लेव के रूप में देखकर रिग्रेट करता है और अपनी मैजिक से उसे फ्री कर देता है। एल्फ डिमोनिक एनर्जी महसूस करता है और पूछता है क्या वह डीमन है और उसे क्या चाहिए। बर्स ऑफर करता है रिवेंज की चांस ह्यूमंस से जिन्होंने उसे कैप्चर्ड और ह्यूमिलिएट किया। एल्फ टेम्प्टेड होता है, लेकिन कहता है कि वह डीमंस पर उतना ट्रस्ट नहीं करता जितना ह्यूमंस पर। एमसी कहता है वह डिफरेंट है और प्रॉमिस करता है उसकी सेफ्टी और फ्रीडम की अगर वह लॉयल रहेगा 50 ईयर्स तक। एक्सप्लेन करता है कि 50 ईयर्स एल्फ के लिए ज्यादा नहीं है और यह ह्यूमंस द्वारा ह्यूमिलिएशन से बेटर है। एल्फ अक्यूज करता है कि वह डीमन है जो वर्ल्ड ट्री डिस्ट्रॉय करना चाहता है और कहता है स्ट्रेंज है डीमन का एल्फ से मदद मांगना। बर एडमिट करता है कि वह राइट है। कनिंग स्माइल के साथ एमसी डिसाइड करता है कि वह एल्फ को इरिफ्यूटेबल प्रपोजल देगा। स्वेयर करता है डीमन किंग्स स्टैंडर्ड्स पर कि वह प्रॉमिस रखेगा और वर्ल्ड ट्री को टच नहीं करेगा। बदले में वह एल्फ से स्वेयर करवाता है वर्ल्ड ट्री पर कि वह उसे लॉयल्टी देगा 50 साल तक। एल्फ कहता है स्ट्रेंज है, लेकिन एक्सेप्ट करता है प्रपोजल। अगर एमसी इतना आगे जाता है प्रूफ देने के लिए, एल्फ इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, ग्रेनाडा ऑफ द मेपल ट्राइब, और कहता है कि वह वाव देगा जब वह डीमन किंग को देखेगा। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बर्स रिवील करता है कि वह डीमन किंग है रिक्रूटिंग करने वाला। ग्रेनाडा शॉक्ड और स्पीचलेस है अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन सुनकर। वह हंसता है और कहता है डेमन किंग्स गेट वीकर अवे फ्रॉम देयर टॉवर्स और लोग खरीदते नहीं। ग्रेनाडा लफन करता है और कहता है अगर वह सच में डेमन किंग है वह उसे लॉयल्टी देगा 100 साल तक। वापस बर्स के टॉवर में ग्रेनाडा को 5वीं फ्लोर ले जाया जाता है और वह शॉक्ड है जो देखता है। बर्स उसे याद दिलाता है 100 रेड ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और एलएफ रियलाइज करता है कि वह सच में डीमन किंग है। ग्रेनाडा स्क्रीम करता है कि यह स्कैम है और कंप्लेन करता है कि टावर एम्प्टी है और 3rd फ्लोर तक कुछ नहीं है। ग्रेनाडा लगातार कंप्लेन करता है कि 1st फ्लोर्स में कुछ भी नहीं है और टावर एक फ्रॉड है। एल्फ डिस्पेयर में है देखकर कि 4th फ्लोर में सिर्फ नेचर है और कोई मॉन्स्टर नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए। वह स्क्रीम करता है कि ऐसे रेट पर तो वे 1 साल भी नहीं टिकेंगे और हीरोज इजीली उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। बर्स उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी रिलीज करता है दिखाने के लिए कि वह कोई मजाक नहीं कर रहा। ग्रेनाडा फील करता है डिमोनिक पावर का प्रेशर और आखिरकार कन्विंस होता है कि वह सच में डीमन किंग है। उसे याद आता है कि रास्ते में कोई मॉन्स्टर अटैक नहीं किया क्योंकि उन्होंने डीमन किंग के साथ रिस्क नहीं लेना चाहा। इस सोच के साथ ग्रेनाडा नील करता है और वर्ल्ड ट्री पर लॉयल्टी स्वेयर करता है 100 साल के लिए। वह बिलीव करता है कि वह डीमन किंग के इविल प्लान में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और अपनी रिवेंज लेगा। लेकिन सरप्राइज में बर्स उसे कहता है मील प्रिपेयर करने के लिए, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। ग्रेनाडा शॉक्ड और स्पीचलेस है डीमन किंग की अनएक्सपेक्टेड और ट्रिवियल रिक्वेस्ट सुनकर। जो एक्सपेक्ट करता था कि वह इम्पोर्टेंट प्लान का हिस्सा होगा, अब वह किचन में फूड प्रिपेयर कर रहा है। तभी प्रिंसेस अर्नोन अपीयर होती है और कुक करने में हेल्प ऑफर करती है। एल्फ और भी ज्यादा कंफ्यूज है। 5th फ्लोर के डाइनिंग रूम में बर्स और उसके कंपेनियंस बैठते हैं मील के लिए। ग्रेनाडा पूछता है कि क्या वह वुमन हिल्ड्रिन की प्रिंसेस है और बर्स कंफर्म करता है कि वह अर्नोन हिल्ड्रिन है। एल्फ फ्रीक आउट करता है जानकर कि उसने क्राउन प्रिंसेस को किडनैप किया और स्क्रीम करता है कि वह क्रेजी है। डिस्पेयर में पूछता है कि वे हीरोज को कैसे रोकेंगे एम्प्टी टावर और नो डिफेंसेस के साथ। बर्स कहता है यही कारण था कि उसने उसे खरीदा और ऑर्डर्स देता है कि वह साइट और ईट करे। एल्फ कंफ्यूज्ड है, एमसी फूड की प्रेज करता है और प्रिंसेस कहती है कि उसने हेल्प किया, जिससे ग्रेनाडा और भी लॉस्ट है। 4th फ्लोर में बर्स कहता है कि अगर हीरोज वहां पहुंच गए तो उनके लिए गेम ओवर हो जाएगा। वो रिवील करता है कि ग्रेनाडा ह्यूमन वर्ल्ड में उसकी जगह डिसरप्शन करेगा और एल्फ समझता है कि वह स्पाई होगा।
एमसी कहता है कि उसे स्किल्स टेस्ट करनी है और चैलेंजेस करता है फाइट के लिए। राइट देयर बर्ड्स ऑफर करता है फाइट करने का एक हाथ से और नो डिमोनिक एनर्जी यूज करने का और कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करने का। अगर एल्फ जीते, ग्रेनाडा एक्सेप्ट करता है चैलेंज और पूरी तैयारी करता है फाइट करने के लिए, अपनी फ्रीडम वापस पाने के लिए। एल्फ इंप्रेसिव स्पीड के साथ एडवांस करता है और एमसी पर सीरीज ऑफ ब्लोज अटैक करता है। वह एनवायरनमेंट की माना यूज करता है अपने अटैक स्ट्रेंथन करने के लिए और बर्ड्स को सरप्राइज करता है अपनी स्किल से। एमसी उसकी मूव्स की प्रेज करता है और रियलाइज करता है कि उसने 4th फ्लोर की माना एब्जॉर्ब कर ली। ग्रेनाडा स्क्रीम करता है कि उसने रॉन्ग अपोनेंट और प्लेस चूज किया और प्रिपेयर करता है पावरफुल अटैक। वह अपनी मैजिक यूज करता है बर्ड्स को वाइन्स में ट्रैप करने के लिए और उसे वल्नरेबल छोड़ देता है डायरेक्ट अटैक के लिए। एल्फ एडवांस करता है फाइनल ब्लो डिलीवर करने के लिए और स्क्रीम करता है कि वह अपना 50 साल वापस लेगा सिनिस्टर स्माइल के साथ। बर्ड्स कहता है कि इतना काफी है उसकी स्किल्स टेस्ट करने के लिए। वह ट्रांसफॉर्म होता है अपनी डिमोनिक फॉर्म में और रिमाइंड करता है ग्रेनाडा को कि उसका ट्रू ओपोनेंट कौन है। एमसी कहता है कि वह डिमोनिक एनर्जी यूज नहीं करेगा, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा ताकि उसे किल न करे। ग्रेनाडा पूरी तरह टेरिफाइड है। बर्ड्स की ट्रांसफॉर्मेशन और ऑरा ऑफ पावर देखकर और रिट्रीट करने की कोशिश करता है। उसी समय टावर में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आवाज सराउंडिंग स्नोई माउंटेन्स में गूंजती है। सीन चेंज होता है मर्सनरी हेडक्वार्टर्स इन हॉटन वॉक, जहां लाइफ नॉर्मली चल रही है। वही मर्सनरी गाइड जो बर्ड्स को हेल्प किया था अपीयर होता है, आंखों में गोल्ड शाइन और हैप्पीनेस एक्सप्रेशन के साथ। बर्ड्स कहता है कि वह गाइड को 1 साल के लिए हायर करना चाहता है और आदमी एक्साइटेडली एक्सेप्ट करता है और बजट पूछता है। एमसी एक बैग फुल ऑफ गोल्ड डिपॉजिट के रूप में फेंक देता है, जिससे सारे मर्सनरीज शॉक में हैं। मर्सनरीज अपने कैप्टन को लॉयल्टी स्वेयर करते हैं और वह सोचता है कि नया स्क्वाड बनाना चाहिए। बर्ड्स ऑर्डर्स देता है कि कैप्टन अपनी टीम में एक आदमी रखे जो उसके ऑर्डर्स ट्रांसमिट करे और वह एक्सेप्ट करता है। ग्रेनाडा अपीयर होता है ब्रूज्ड फेस के साथ और इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को न्यू टीम मेंबर के रूप में। मर्सनरीज शॉक और डर जाते हैं एल्फ की हालत देखकर। फाइट के बाद बर्ड्स के साथ वे डर और रिग्रेट में क्राइंग करते हैं कि उन्होंने इतना पावरफुल आदमी चैलेंज किया। मर्सनरीज एक ग्रुप हग में यूनाइट होते हैं और ग्रेनाडा को अपने न्यू कंपेनियन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। बर्ड्स इस सीन को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि भले ही वे मीडियोकर हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हैं और रेयर हैं। वह जानता है कि हिल्ड्रन का कॉल सुनने वाला एक ही हीरो होगा, हेलन कार्गिल, डीमन स्लेयर। एमसी मर्सनरीज को फर्स्ट मिशन देता है और ऑर्डर्स देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हीरो हिल और कार्गिल को वो ऑर्डर्स देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हीरो हायर्ड बाय हिल्ड्रन मर्सनरीज एंथुसियाज्म के साथ मिशन एक्सेप्ट करते हैं और तुरंत लीव करने की तैयारी करते हैं। अपने टावर में बर्ड सोचता है कि अब जब उसने टास्क ग्रेनाडा को डेलीगेट कर दिया है, उसका समय है खुद को स्ट्रांग बनाने का। वह मॉनिटरिंग स्क्रीन्स ऑब्जर्व करता है और अपनी ट्रेनिंग और स्ट्रेंथनिंग शुरू करने की तैयारी करता है। डिमोनिक एनर्जी यूज की जा सकती है टावर अपग्रेड करने के लिए या डीमन किंग खुद को। बर्ड्स को स्ट्रांग बनने का ओनली वे है स्पिरिट फ्लावर, एक माना क्रिस्टल। अर्जेस्ट माउंटेन्स में नेचर अनटच्ड है और स्पिरिट फ्लावर्स नेचुरली माना एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे उनकी एनर्जी और रिफाइंड और पावरफुल बनती है। एक ट्रू ट्रेजर बर्ड्स गॉर्डन से कहता है कि वह कुछ स्पिरिट फ्लावर्स ढूंढने जा रहा है अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए। गॉर्डन वार्न करता है कि बिना प्रिपरेशन जाना रिस्की है और मॉन्स्टर्स फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पर अटैक करेंगे। बर्ड कहता है कि वह मॉन्स्टर्स हैंडल कर सकता है, लेकिन फ्लावर्स फाइंड करना डिफिकल्ट होगा बिना माना डिटेक्टर के। अचानक डोर पर नॉकिंग सुनाई देता है और वंडर करते हैं कौन होगा। उसी समय प्रिंसेस अर्नोन अपीयर होती है स्लाइम ऑन हर हेड के साथ और पूछती है कि क्या वे बिजी हैं। दोनों सरप्राइज हैं प्रिंसेस की सडन अपीयरेंस पर और नहीं जानते रिएक्ट कैसे करें। सीन चेंज होता है बर्ड्स और अर्नोन लीविंग द टावर के साथ, जहां प्रिंसेस के स्पिरिट्स फ्लोट कर रहे हैं। अर्नोन कहती है कि वह एक्साइटेड है और रिमाइंड करती है बर्ड्स को उसकी प्रॉमिस के बारे में कि उसे डेकोरेट करने देगी 4th फ्लोर को। एमसी अग्री करता है बशर्ते कि अर्नोन स्पिरिट फ्लावर्स ढूंढे और सोचता है कि वह कितनी दूर जाएगी। प्रिंसेस खुश होती है और सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह टावर छोड़ पाएगी और अच्छा हुआ कि उसने चेक किया। वह अपने फायर स्पिरिट्स में से एक को जेंटल स्माइल के साथ पेट करती है और जर्नी के लिए तैयार होती है।
बर्स उसे उठाता है और कहता है होल्ड ऑन टाइट, जबकि वह अपने डेमन विंग्स ओपन करता है। फिर हाई स्पीड में स्काई में फ्लाई करता है, जिससे प्रिंसेस स्टार्टल और अनप्रिपेयर्ड हो जाती है। यंग वुमन अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है। स्पीड और सनलाइट के कारण धीरे धीरे आईज खोलती है और पहली बार ऊपर से दुनिया का व्यू देखकर अमेज्ड हो जाती है। एर्नन रियलाइज करती है कि किडनैपिंग के दिन उसने वास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड नोटिस नहीं किया था। डार्कनेस के कारण उसे अपने मोनोटोनस लाइफ की याद आती है, जहां सिर्फ ट्रेनिंग और स्टडी थी, और सोचा करती थी कि ऐसा ही रहेगा जब तक वह मर जाएगी। प्रिंसेस कहती है कि शायद वह अकेली है जिसने अर्जेस्ट माउंटेन्स के ऊपर उड़ान भरी। बर्स उसे प्रिंसेस कहकर पूछता है क्या करना है, लेकिन वह इंटरप्ट करती है और कहती है उसे अर्नॉन कहो। वह उसे स्कोल्ड करता है फॉरगेटिंग हर प्लेस के लिए और थ्रेटन करता है अंडरग्राउंड प्रिजन भेजने की। अर्नॉन अपोलोजाइज करती है और बर उसे ऑर्डर्स देता है कि अपनी स्पिरिट्स का यूज करे। स्पिरिट फ्लावर्स ढूंढने के लिए प्रिंसेस के स्पिरिट्स उन्हें गुड बाय कहते हैं और सेफ रिटर्न की विश करते हैं जर्नी से। बर सोचता है कि शायद वे फ्लावर्स जल्दी नहीं पाएंगे, लेकिन उससे तेज होंगे। अचानक अर्नॉन शाउट करती है कि उसने एक फाइंड किया और स्नो के बीच ग्लोइंग फ्लावर की ओर पॉइंट करती है। एक ब्यूटीफुल आइस स्पिरिट फ्लावर ब्लूइश और प्योर लाइट में शाइन करती है लैंडस्केप के बीच। वे रियलाइज करते हैं कि ओगर्स का एक ग्रुप पहले से वहां था और हॉस्टिलिटी के साथ स्टेयर करता है। बर्ज उन्हें डीमन डिसेंडेंट्स कहता है और ऑर्डर्स देता है ओबे करने और लीव करने का प्लेस पीसफुली। ओगर्स रिफ्यूज करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पसंद नहीं है और वह वहीं मर जाएगा। एमसी लाफ करता है और रियलाइज करता है कि गॉर्डन सही था। मॉन्स्टर के वाइल्ड नेचर के बारे में वह अपने डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है कि वह उन्हें सिंपली एशेज में बर्न कर देगा। ओगर्स अटैक करने के लिए एडवांस करते हैं और स्क्रीम करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनका है, और किल और ईट करने के लिए इंट्रूडर को। बर्ड्स अपना डिमोनिक एनर्जी कंसंट्रेट करता है और प्रिपेयर होता है डेवास्टेटिंग अटैक अनलीश करने के लिए। एमसी की ब्लैक फ्लेम्स ओगर्स को एनवेलप करती हैं और उन्हें पेन और एगनी में स्क्रीम कराती हैं। एक ओगर ऑर्डर्स देता है वीकेस्ट वन को फर्स्ट अटैक करने का और प्रिंसेस की ओर एडवांस करता है। अर्नॉन स्केर्ड हो जाती है ओगर्स के अप्रोच से, लेकिन बर्ज मूव करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वह एक स्फीयर ऑफ डिमोनिक एनर्जी क्रिएट करता है और ओगर्स की तरफ लॉन्च करता है उन्हें रोकने के लिए। अटैक एक वेव ऑफ पर्पल एनर्जी क्रिएट करता है जो बैटलफील्ड स्वीप करता है और एनिमीज को पुश करता है। प्रिंसेस सीन ऑब्जर्व करती है और सोचती है ऑगर्स स्ट्रॉन्ग एफाफ हैं टेक डाउन करने के लिए। ऑगर्स वह इम्प्रेस होती है डेमन किंग की पावर देखकर और रियलाइज करती है कि वह उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्म्स क्रॉस्ड रखते हुए बर्ज अपनी सारी पावर रिलीज करता है और ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ डीमन किंग दिखाता है। सीन एंड होता है ओबर के बॉडीज फॉलन इन द स्नो के साथ, जबकि बर्ज और अर्नॉन कार्नेज ऑब्जर्व करते हैं। अर्नन स्पिरिट फ्लावर्स की माना की प्योरिटी देखकर अमेज्ड होती है और क्यूरियोसिटी के साथ एडमायर करती है। बर्ज उसे वार्न करता है कि इसे कवेट मत करो, लेकिन कहता है कि अगर वह और फ्लावर्स ढूंढे तो एक ले सकती है। अनफॉर्चुनेटली वे और फ्लावर्स नहीं पाते, चाहे अर्नॉन पूरी कोशिश करे। बर्ज के टावर की ओर देखते हुए एमसी रीसेंट इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करता है और सोचता है कि अर्नॉन को किडनैप करना मिस्टेक था, लेकिन शायद वह उससे ज्यादा यूजफुल होगी जितना उसने सोचा था। प्रिंसेस पीसफुली 4th फ्लोर पर सो रही है, बर्ज के कोट से कवर्ड और अपने स्पिरिट से सराउंडेड। गॉर्डन इन्फॉर्म करता है कि उसे ग्रेनाडा से कांटेक्ट मिला और बर्ज स्पीड देखकर सरप्राइज्ड होता है। ग्रेनाडा रिपोर्ट करता है कि हिल और कारगिल और 30 दो अन्य हीरोज हिल्ड्रन की कैपिटल से डिपार्ट हुए हैं। वे क्लासिक पाथ फॉलो कर रहे हैं पार्टी बनाने और विलेजर क्वेस्ट से ग्रो करने का। गॉर्डन ने हीरो के जर्नी के लिए कुछ प्लान्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन बर्ज उन्हें बिना देखे डिस्कार्ड कर देता है। एमसी अपने सर्वेंट को सरप्राइज करता है डिसमिस करके उन सारे प्लान्स को जो उसने तैयार किए थे। कनिंग स्माइल के साथ बर कहता है कि वह हीरोज के जर्नी में मॉन्स्टर्स या इंटरप्शंस नहीं भेजेगा। वह ऑर्डर्स देता है ग्रेनाडा को हीरोज जर्नी में मर्सनरीज के साथ ज्वाइन करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। गॉर्डन टावर की लैक ऑफ डिफेंसेस को लेकर वरीड होता है, लेकिन बर रिएश्योर करता है और कहता है कि उसके पास प्लान है। एमसी रिवील करता है कि वह टावर को रीइंफोर्स करने वाला है ड्वार्फ की मदद से। गॉर्डन शॉक्ड होता है। ग्लासेस वाला डीमन फ्रीक आउट करता है जानकर कि टावर में ड्वार्फ, ह्यूमन और एल्फ भी होंगे। बर्ज इग्नोर करता है और अपना डिमोनिक एनर्जी कंसंट्रेट करता है नेक्स्ट मूव के लिए।
एक्सप्लेन करता है कि वह हीरोज को ड्वार्फ से नहीं रोकेगा बल्कि ड्वार्वन मैजिक टूल्स से। बर्ड्स कहता है कि हीरोज एक्सपेक्ट करेंगे वीक मॉन्स्टर्स फर्स्ट फ्लोर पर, लेकिन उन्हें वेलकम करेंगे कैनन्स। गॉर्डन आइडिया देखकर शॉक्ड होता है और रियलाइज करता है कि हीरोज कभी भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। वह हेड शेक करता है डिनायल में और कहता है कि फिर भी ये स्टैंडर्ड से बहुत दूर है। वह टर्न करता है और देखता है कि बर ऑलरेडी थ्रोन से डिसअपियर हो गया है, उसे कमरे में अकेला छोड़ते हुए। ग्लासेस वाला डीमन फ्रीक आउट करता है रियलाइज करके कि उसका किंग बिना वार्निंग के दूसरे किडनैपिंग के लिए चला गया। सीन शिफ्ट हुआ और कहानी हमें अंडरग्राउंड बोनो के शहर वुल्फनर में ले गई। एक ऐसा शहर जो पत्थर से तराशा गया था और चमकते क्रिस्टल्स से रोशन था। उसके सेंटर में एक ब्लैक स्मिथ बिना रुके काम कर रहा था। हथौड़े की हर स्ट्राइक में पावर और रिदम था। यह आदमी था लैग फ्रेडरिक और लोया फ्रेडरिक, जिंदा बोनो में सबसे ओपी स्मिथ, और इस वक्त वह डेमन किंग की अबडक्शन लिस्ट में नेक्स्ट था। रिग्रेशन से पहले बर्ज ने ढेरों बोनो से फाइट की थी, लेकिन यह उसका पहली बार उनके शहर में आना था। उसने एंट्रेंस पर गार्ड को ह्यूमन गोल्ड से रिश्वत दी और कूल अंदाज में बेस्ट ब्लैकस्मिथ के बारे में पूछा। बोनो ने स्मर्क किया और सिक्के पॉकेट में डालते हुए बोला कि एक इंसान होकर भी बिजनेस करना आता है। बर्ज ने अपनी डेमोनिक प्रेजेंस पूरी तरह सप्रेस कर रखी थी ताकि आइडेंटिटी कवर रहे। छोटी सी रिश्वत में ही डायरेक्शन मिल गए। सिटी के अंदर जाओ, बड़ा सा होल ढूंढो, लिफ्ट लो, वहां आइडेंटिटी चेक होगी और फ्लोर असाइन किया जाएगा। 2 स्टेप सिक्योरिटी, नो इंट्रूडर अलाउड। लेकिन बर्ज को किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। वह सीधे सबसे नीचे वाले लेवल पर ड्रॉप हो गया और वहां से वुल्फनर के डीपेस्ट चैम्बर यानी उसके हार्ट की तरफ चल पड़ा। वहीं लेजेंडरी स्मिथ काम कर रहा था। पहली नजर में ही बर्ज ने उसकी टेक्निक नोटिस की। मेटल में मना इतना स्मूथ फ्लो कर रहा था कि आग भी डांस करती हुई लग रही थी। एक पल के लिए बर्ज ने सोचा क्या ये सच में बेस्ट ब्लैकस्मिथ है। वैसे किडनैप करने के बाद कंफर्म हो ही जाएगा। उसने बिजली की स्पीड से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन टारगेट कोई नॉर्मल बोना नहीं था। फोर्ट से आग की एक वेव निकली और बर्ज को पूरी तरह कवर कर लिया। बिना रुके अगले ही सेकंड एक मैसिव हैमर उसकी तरफ स्विंग हुआ। बर्ज ने नोट किया कि इस फ्लेम में डेमोनिक पावर का हिंट है। सस्पिशियस। उसने एक हाथ से हैमर ब्लॉक किया और इम्पैक्ट से उसकी हड्डियां क्रैक हो गईं। फिर भी वह शांत आवाज में बोला, क्या तुम हीरो हो? लोया ने प्राउडली ठुड्डी ऊपर उठाई और बोला, मैं हीरो हूँ। उसने कहा कि एक डेमन की हिम्मत कैसे हुई बोनो की जमीन में एंटर होने की? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। इस पर बर्ज ने अपनी सिग्नेचर डेमन किंग स्माइल दी और बोला, इतनी डींगे हाँकने के बाद भी तुम काफी वीक हो। और करेक्शन, मैं डेमन नहीं हूँ, मैं डेमन किंग हूँ। फिर उसने इजी स्ट्रेंथ से हैमर को जमीन में पटका और लोया को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। शोर सुनकर गार्ड्स चैम्बर की तरफ दौड़े, लेकिन उन्हें कमरा खाली मिला। चारों तरफ पैनिक फैल गया। एक डेमन इंट्रूडर और लोया फ्रेडरिक को हाई टेरेस पर किडनैप कर लिया गया था। बर्ज ने उसे वार्न किया कि आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। कांपते हुए लोया ने पूछा कि डेमन किंग यहाँ क्यों आया है? क्या वह बोनो की प्रिंसेस के पीछे है? बर्ज ने इस आइडिया को साइड में वेव कर दिया क्योंकि उसे रॉयल्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने असल में उनके सीक्रेट के बारे में पूछा। अंडरग्राउंड पैसेजेस, ऐसे रूट्स जो सिर्फ ब्लैकस्मिथ्स को पता होते थे इमरजेंसी के लिए। लोया को लगा यही तरीका होगा जिससे प्रिंसेस को किडनैप किया जाएगा, और सच कहें तो वह बर्ज को रोक भी नहीं सकता था। सच्चाई ये थी कि बातें बड़ी करता था, लेकिन डेमन किंग से वह अंदर से डरा हुआ था। फिर भी उसने जवाब देने से मना कर दिया। तब बर्ज उसके पास झुका और फुसफुसाया कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रिंसेस को किडनैप कर लूंगा और फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। सबको लगेगा कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे बेच दिया। उसने इमेजिन कराया अफवाहें, शर्म, वो टॉर्चर जो उसे अंदर से तोड़ दे। सबको पहले से पता था कि वह कोई खास बहादुर नहीं है। अगर ऐसी अफवाह फैल गई तो कोई शक भी नहीं करेगा और उसकी लाइफ पूरी तरह नर्क बन जाएगी। बर्ज ने उसे आखिरी चॉइस दी, मेरे साथ चलो या अपनी प्रिंसेस को बेच दो और भगवान से दुआ करो। लाया बाहर से चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह प्लान बना रहा था कि कैसे भागना है और साथ ही प्रिंसेस को सौंपना है। पूरा लालची माइंडसेट। डील पक्की करने के लिए बर्ज ने कसम खाई कि डेमन किंग के स्टैंडर्ड पर मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ अगर तुम कोऑपरेट करोगे। बोनो के लिए यह शपथ पवित्र थी। डेमन किंग कभी इसे नहीं तोड़ता। और उसी पर लोया का एटीट्यूड पूरा पलट गया। कॉन्फिडेंट, आज्ञाकारी, लगभग खुश, जिसे देखकर बर्ज को लगभग उल्टी आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर गहराई में प्रिंसेस लुइस बेचैन होकर टहल रही थी। लोया अपने वेपन क्राफ्ट करते वक्त गायब हो गया था।
गार्ड्स ने बताया कि उसे उठा लिया गया है, लेकिन उसकी चिंता और बढ़ गई। गार्ड्स बार बार कहते रहे कि उसे किडनैप किया गया है, लेकिन प्रिंसेस लुइस उन पर चिल्ला पड़ी, अपना मुंह बंद रखो, वह भी एक हीरो है। कोई हीरो कैसे किडनैप हो सकता है? एक गार्ड ने डरते हुए लॉजिक समझाने की कोशिश की कि योर हाइनेस, वह हीरो तो है, लेकिन फाइटर बहुत खराब है। बदले में उसे मौत जैसी घूरती नजर मिली। अभी ढूंढो, अगर फेल हुए तो मैं खुद तुम्हारे सिर उतरवा दूंगी। उसके बाद किसी ने बहस नहीं की। इसी बीच लोया के सीक्रेट टनल सिस्टम में बर्ड्स का सब्र खत्म हो रहा था। रास्ता इतना टाइट था कि डेमन किंग को मजबूरी में पूरे रास्ते बौने के पीछे चलना पड़ रहा था। बहुत ज्यादा करीब, जरूरत से भी ज्यादा। तेज चलो, बर्ड्स गुर्राया। अगर मुझे यह घिनौना नजारा और देखना पड़ा तो मैं इस पूरी टनल को जला दूंगा। लोया नर्वस होकर हंसा और बोला, थोड़ा सब्र रखो, ये टनल्स लंबे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। आखिरकार घंटों जैसे लगने के बाद वे शहर के बाहर निकल आए। लोया ने राहत की सांस ली और बोला, बस हो गया, मेरा काम खत्म, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी बर्ड्स ने अपना डेमोनिक फॉर्म लिया। पंख ऐसे फैले जैसे चांद को निगलती हुई परछाई। वह बोला, कैसी बकवास कर रहे हो? लोया जम गया और बोला, आपने तो डेमन किंग के स्टैंडर्ड पर कसम खाई थी। बर्ड्स ने कंधे उचका दिए और बोला, फालतू वादे मेरे लिए मायने नहीं रखते। उसी पल लोया ऑनफिशियली डेमन किंग की रेस बाइट लिस्ट का नया शिकार बन गया। पैनिक ने उसे पकड़ लिया। शायद प्रिंसेस को बेच देना ज्यादा स्मार्ट होता। रुकिए रुकिए, मैं काम का हूँ, मेरी मेटलर्जी का कोई मुकाबला नहीं, मैं जो चाहो बना सकता हूँ। बर्ड्स ने भौं चढ़ाई और बोला, एक हीरो इतनी आसानी से डेमन के लिए काम करने को कैसे तैयार हो गया? लोया को अब नैतिकता से कोई मतलब नहीं था, सर्वाइवल प्राइड से ऊपर था। इसलिए बर्ड्स ने आखिरी ऑर्डर दिया, मेरे प्रति वफादारी की कसम खाओ। लोया ने तुरंत अपना सिर जमीन पर दे मारा और बोला, हाँ मैं कसम खाता हूँ, दया के लिए धन्यवाद। हालांकि उसके दिमाग में वह पहले से ही भागने का प्लान बना रहा था। अफसोस, प्लान बेकार हो जाते हैं जब तुम बेहोश हो। कुछ पलों बाद लोया की आंख खुली और वह एक शांत गार्डन में आत्माओं से घिरा हुआ था। सिर घूम रहा था, डर और कंफ्यूजन से भरा। गॉर्डन पहले से वहाँ चक्कर काट रहा था और बोला, तुमने एक हीरो को किडनैप किया, एक बौना हीरो। बर्ड्स ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी एक फ्लोटिंग स्क्रीन पर ब्रानाटा दिखाई दी और बोली, माय लॉर्ड, क्या आपने सच में एक बौने को अंदर ला दिया? बर्ड्स ने उसे काटते हुए कहा, रिपोर्ट बाद में। तभी प्रिंसेस ग्रेनेडा ने पूरे हंगामे को इग्नोर किया और सीधे लोया के पास आई। उसे शांति से देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे बचाने आए हो हीरो? वह एक पल के लिए रुकी, शायद नहीं, है ना? लोया अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुमने कहा था कि मुझे सेफ रखोगे। बर्ड्स ने स्मर्क किया और बोला, इसी वजह से तुम अब तक सांस ले रहे हो। मैंने तुम्हें नॉकआउट किया और खुद उठाकर यहाँ लाया। मैं किसी घबराए हुए छोटे बौने पर भरोसा नहीं कर सकता था। लोया ने जबरदस्ती हंसी निकाली, अजीब सी, सख्त, पूरी तरह बेबस। हाँ, कमाल है। बर्ड्स ने टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे बोला, तुम्हारा पहला टास्क, फर्स्ट फ्लोर पर ढेर सारी कैनन इंस्टॉल करो। अगर कोई हीरो आए तो मैं चाहता हूँ कि वह पूरी तरह ऑब्लिटरेट हो जाए। लोया ने गला सूखा सा निगला, कैनन? ठीक है, बिल्कुल। सीन खुलता है हीरोज जर्नी प्रिपरेशन स्टेशन पर। एक होलोग्राफिक कम्युनिकेशन लिंक एक्टिव हुआ और बाहर से ग्रेनाडा की रिपोर्ट आई। पूरी प्रोफेशनल शांति के साथ उसने अपने सीनियर को बताया कि हीरोज के बीच अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। लेटेस्ट इंटेल के मुताबिक नया डेमन किंग ब्लैक फ्लेम्स यूज करता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके जवाब में हीरोज ने फायर रेसिस्टेंट गियर पहनना शुरू कर दिया है और उस फाइट की तैयारी कर रहे हैं जिसे वे अनिवार्य मान रहे हैं। श्रेय ग्रेनाडा ने आगे जोड़ा कि एक और अफवाह भी घूम रही है। कई हीरोज को लगता है कि डेमन किंग डेमोनिक बीस्ट्स यूज करने से डर रहा है। उनके नजरिए से उसकी चुप्पी स्ट्रेटजी नहीं बल्कि कमजोरी मानी जा रही है। वर्डिलास ने रिपोर्ट बिना किसी रिएक्शन के सुनी। उसका एक्सप्रेशन फ्लैट था, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्टिल। जब वह बोला तो आवाज ठंडी और डिसमिसिव थी। उसने कहा कि साफ है कि हीरोज की किलिंग इंटेंट अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे वे ग्लोरी के लिए लड़ना चाहते हो या लूट और धन के लिए, फर्क नहीं पड़ता। इस जर्नी से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो कुछ खो देंगे, यहाँ तक कि लड़ने की इच्छा भी। होलोग्राफिक कॉल खत्म करने से पहले वर्डिलास ने आखिरी ऑर्डर दिया कि ग्रेनाडा हीरोज पर नजर बनाए रखे और किसी भी बदलाव की तुरंत रिपोर्ट दे। ग्रेनाडा ने आदेश एक्सेप्ट किया और ट्रांसमिशन काट दिया। अकेला रहकर वर्डिलास ने अंदर ही अंदर सोचा कि जानबूझकर डेमोनिक बीस्ट्स रोककर वह हीरोज का मनोबल धीरे धीरे तोड़ रहा है और उनकी उम्मीदों को डिस्टॉर्ट कर रहा है। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि यह डेमन किंग इंसानी साइकोलॉजी को खतरनाक लेवल तक समझता था। बैरी ने सोचा, क्या इससे पहले कभी ऐसा डेमन किंग हुआ है?
ये ख्याल उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक छोड़ गया और उसी पल उसे सुकून भी मिला। वर्डिलास उसका दुश्मन नहीं था। फिर सीन शिफ्ट हुआ। वर्डिलास टॉवर के ठंडे हॉल्स में। वेरा ने लोया फ्रेडरिक को सीधा ऑर्डर दिया कि टॉवर के फर्स्ट फ्लोर पर फायर कैनन लगाए जाएं, लेकिन एक क्रिटिकल रूल के साथ मना स्टोन्स यूज नहीं होंगे। लोया तुरंत पैनिक में आ गया। उसने तर्क दिया कि बिना मना स्टोन्स ऐसे हथियार बनाना लगभग नामुमकिन है और बने भी तो वे हीरोज के खिलाफ बेकार होंगे। वर्डिलास ने उसे सख्ती से काट दिया। उसकी टोन में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। सॉल्यूशन ढूंढना लोया की जिम्मेदारी है। वर्डिलास ने समझाया कि हीरोज को खुद इस डायमेंशन का फेवर मिला हुआ है, जिससे उनकी एनर्जी परसेप्शन बेहद शार्प होती है। मना स्टोन से चलने वाला कोई भी ट्रैप एक्टिव होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से मना स्टोन्स अलाउड नहीं थे। लोया ने फिर से विरोध करने की कोशिश की। वर्डिला का एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गया और बिल्कुल शांत तरीके से उसके हाथ में ब्लैक मैजिक का एक गोला बन गया। उसने लोया को याद दिलाया कि उसे यहाँ इसलिए लाया गया था क्योंकि उसे दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ माना जाता है, और अगर वह एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा तो उसकी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है।